Good morning, sir. I am Bhavin Vyas from Aryan International School with my friends. And Good morning, sir. I am Yash Kejriwal. And क्या sir, नाम आपका? Yash Kejriwal. यश केजरीवाल. ओके. Sir, us the students of Arihant International School are very curious to know about you. So, sir, will you please share some insights from your life? Actually, I want to know what you want from your life. Actually, every person has a different kind of insight for their life, for their dream. तो मैं सबसे पहले आप लोगों के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस प्रोफाइल से आते हो, आप लोग मतलब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और आप लोग क्या चाहते हैं. Sir, I want to become an ISRO scientist. इसरो साइंटिस्ट. वेरी नाइस. नेक्स्ट. Sir, myself Avishi Ladha. I want to become an engineer, software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर. वेरी गुड. sir, my name is Nashika Joshi, and I want Naushika. to become a businesswoman. बिजनेस वुमन. वेरी नाइस. My name is Avni. I want to become an IAS officer. ओके. वेरी गुड. My name is Advita Jain and I want to become a doctor. बिकम अ डॉक्टर. My name is Rati Jan, and I want to become an interior designer. इंटीरियर डिजाइनर. Good morning, sir. My name is Ara Sharma and I want to become a neurosurgeon. न्यूरोसर्जन. I'm in class 8th and I want to become an robotical engineer. रोबोटिक इंजीनियर. ओके. Good morning, sir. I'm Kanan Kothari of grade 8th and I want to become a doctor. डॉक्टर. Good morning, sir. I am Vedant Atir of class 7th. I want to become an engineer. ओके. तो आप लोगों में से जो मेजॉरिटी है वो मेडिकल और इंजीनियर फील्ड की है, जो आपके 11 लोगों से पता चला. तुम बताओ भाई अपने बारे में. Sir, I want to become an entrepreneur, and I want to open a company for our country. विच टाइप ऑफ कंपनी. Technical. बिजनेस. Yeah, business. ओके. मैं ब्यावर के पास में ब्यावर का ही रहने वाला हूँ और ब्यावर कॉलेज से ही मैंने कॉलेज करी है और उसके बाद बाजमेर से हमने बीएड किया, जो एक ग्रेजुएशन होता है, एक कोर्स होता है जिसमें आप टीचर बन सकते हो. तो सपने बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको हकीकत से होकर गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं. और आप लोग तो शहर के हैं, बेसिकली शहर के होंगे या बाहर गांव से भी कोई आते हैं. आप लोग सब शहर के हैं तो आपके पास ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है. हम लोग बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं. तो हमारी जो 12th तक की पढ़ाई हुई मेरी गांव में हुई. छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं. तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी करी. अब आप लोगों के तो साथ इतना मैनेजमेंट है, IAS से RS से ला के मिला रहे हैं. तो हम जब खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए थे तब हमने SDM को देखा था, जो ज़िले में 8 से 10 SDM होते हैं. तो तब हमने देखा था जब हम एक्चुअली नौकरी लग चुके थे. तो यू आर लकी इनफ टू हैव सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन कि आप अच्छी स्कूल्स में पढ़ रहे हो. आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपके मैनेजमेंट है, वो उस तरह के आयोजन करवा रहे हैं. तो उसके 12th के बाद हमने कॉलेज करी, ग्रेजुएशन किया. मेरा सपना डे 1 से ही, मतलब आफ्टर 10th डे 1 से ही यही था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, जिसमें मैं आज हूँ. तो उसके हिसाब से मैंने उस समय ये एक तरह का चलन था या फिर जानकारी का अभाव बता दीजिए. इसमें यह था कि आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते तो आपका जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. दैट्स वाई आई वेंट फॉर आर्ट्स. तो मैंने जो 10th क्लास थी, 10th क्लास में मेरी पूरे राजस्थान में 25th पोजीशन थी मेरिट में. तो उस समय ये बात है आपकी 2002 की. डिस्ट्रिक्ट एंड पाली डिस्ट्रिक्ट विद 95%. उस समय 95% रेयर होते थे, आज तो 100% होते हैं. 100% वाले बहुत सारे लोग होते हैं. तो दैट वाज अ गुड बूस्ट फॉर मी. देन 10th क्लास और अच्छे से किया. 10th क्लास में 92%, 91% के आसपास मैंने 25th पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में ली. उसके बाद फिर हमारा ड्रीम और मजबूत हुआ. उसके बाद हम लोग 12th में गए. 12th में मेरे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में मेरी 33rd पोजीशन थी स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट का मैं डेफिनेटली टॉपर था आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ. तो आर्ट्स में मेरे साथ सब्जेक्ट जो थे इकोनॉमिक्स थी. इकोनॉमिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था. इकोनॉमिक्स थी, हिंदी लिटरेचर थी और पॉलिटिकल साइंस थी. तो ये 3 सब्जेक्ट हमने पढ़े. जब हम कॉलेज में गए तो हमें और थोड़ा और इंसाइट हमारा बढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और UPSC के हिसाब से क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अपने
जनरल स्टडीज़ के पेपर को ज़्यादा कवर करें। तो उसी हिसाब से हमने सब्जेक्ट चेंज किए। हमने हिंदी लिटरेचर को रिप्लेस किया इंग्लिश लिटरेचर से। तो आई वेंट फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर 3 years ग्रेजुएशन। हमने ज्योग्राफी लिया, है ना, इंग्लिश लिटरेचर लिया, ज्योग्राफी लिया, और इकोनॉमिक्स मेरे ऑलरेडी था ही, इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू किया। ग्रेजुएशन मैंने 2007 में किया। ग्रेजुएशन में मैं इकोनॉमिक्स का टॉपर था ब्यावर कॉलेज का। और उसके बाद में 2007 में ग्रेजुएशन के बाद में साथ में जो PTET होती है बीएड के लिए, जिसमें टीचर्स बनते हैं, उसका मैं साथ में सिलेक्शन हो गया था बीए के साथ ही। तो उसका हम अजमेर में जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पे बीएड करवाते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें जो टीचर्स बनते हैं गवर्नमेंट के, चाहे प्रोफेसर हो चाहे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो, वो उससे उस ट्रेनिंग से गुजरते हैं। टीचिंग की ट्रेनिंग होती है। तो टीचिंग की ट्रेनिंग करते हुए RS की RPSC से रिक्रूटमेंट जारी हुआ। उसमें हमने अटैम्प्ट किया, और अटैम्प्ट करने के बाद में उसमें हमारा फर्स्ट चांस में हमारा क्लियर हुआ। तो 2007 वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट इन RPSC एज एन RS। तो उसको हमने क्लियर किया विद द टॉप 100 रैंक। 71 वाज माय रैंक। आई गॉट प्रॉपर RS, विच इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन RPSC एग्ज़ाम, RS। तो उससे RS से हमने शुरू किया। उसके साथ हमने फिर UPSC का, जब एक बार RS बन गए तो हमारा थोड़ा एटीट्यूड और बड़ा हुआ कि हम चूँकि IAS के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए। तो हमने IAS के लिए ट्राई किया। पहला अटैम्प्ट हमने 2010 में लिया, आफ्टर हैविंग अ लार्ज टाइप ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद हमने UPSC में इंटरव्यू दिया। फाइनली 2013 के एग्ज़ाम में, 2013 का एग्ज़ाम हमने क्लियर किया विद अराउंड 400 रैंक इन ऑल इंडिया रैंक, 400, एंड आई गॉट IAS, प्रॉपर IAS का क्लियर किया। और उसके बाद में हमने ट्रेनिंग वेनिंग की मसूरी में, सारी चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद कैडर अलॉटमेंट होता है, तो आपको कौन सा कैडर आपको सूट करता है, नहीं करता है। तो एक्चुअली आई डिडंट वेंट फॉर दैट कैडर। तो मैंने RS को कंटिन्यू किया। ट्रेनिंग वेनिंग मैंने सारी कर ली। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को UPSC के बारे में, RPSC के बारे में सारी चीज़ें आपको, और क्या किसी को कुछ जानना है? आई थिंक वन ऑफ यू वांटेड टू IAS, आपने कहा था। तो और भी कोई जानना चाहें? आप में से कई लोगों के ड्रीम बनेंगे बाद में, जब आप लोग इंटरेक्शन करोगे, लोगों से मिलोगे, देन यू विल गो फॉर दैट ऑप्शन ऑल्सो। तो IAS में आज की डेट में मैं बात करूं तो UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके 4 पेपर होते हैं GS के, जनरल स्टडीज़ के, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। प्री की बात करूँ तो प्री में 2 पेपर होते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड होता है CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके रीजनिंग के और अनसीन पैसेज टाइप के, मैथमेटिक्स के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वालिफाई होता है पेपर सेकंड वाला। फर्स्ट में आपकी मेरिट बनती है, जिसके आप बेसिस पे आप लोगों का प्री क्लियर होता है। देन यू गो फॉर मेंस। मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं GS के। हाईएस्ट जो वेटेज होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, 250 ईच पेपर, 4 पेपर हो गए 1000 के आसपास। फिर आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, अब एक सब्जेक्ट लेना होता है। कोई भी आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप बायोलॉजी ले सकते हैं, मेडिकल साइंस ले सकते हैं। मेरे पास हिंदी लिटरेचर था। जब मैंने क्लियर किया था उस समय मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। आज की डेट में एक सब्जेक्ट कर दिया। तो लास्ट इंटरव्यू जो मैंने UPSC का दिया था 2019 में, उसका मैंने हिंदी लिटरेचर के साथ दिया। तो 4 सब्जेक्ट, 4 GS के हो गए, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के हो गए, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक पेपर होता है एक्सक्लूसिवली फॉर ऐसे राइटिंग। आपको 1 या 2 ऐसे लिखने होते हैं 3 घंटे में। तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है हर पेपर के लिए। ऐसे का एक एक्सक्लूसिव पेपर होता है जिसमें आपको पूरे 3 घंटे ऐसे लिखना होता है। उसमें कई बार ऑप्शन आते हैं, 2 लिखना होता है, कई बार पूरा 1 ही लिखना होता है। और लास्ट में आपका फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और 1750 1750 का मार्क्स का जो रिटर्न होता है, दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और यदि इफ़ यू गो अराउंड 50% ऑफ टोटल मार्क्स, तो आपका प्रॉपर IAS में आराम से हो जाता है। तो हार्डली 50% से ऊपर कोई टॉपर भी ले पाता है। तो ये सारी UPSC की है। RPSC में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो RPSC का भी
मोटा मोटा वही एक जीएस पे बहुत ज़्यादा लोड होता है ना। आरपीएससी में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, सारा जीएस के आधार पे होता है, जिसमें आप लोग आरएस बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, एडीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं। यूपीएससी आरपीएससी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शन मिलते हैं। किसी को पुलिस में जाना है तो आप पुलिस भी ऑप्ट कर सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, डीवाईएसपी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, आप आईसीडीएस में जो चिल्ड्रन से जुड़ी हुई चीज़ें उनमें जा सकते हैं। जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं लाइक मेडिकल, लाइक इंजीनियर, इसमें आप लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो इन डिपार्टमेंट को चलाते हैं उनके हेड आप बन सकते हैं, एज अ IAS और एज एन RS, है ना। जैसे यहाँ पे सारी सर्विसेज है, तो यहाँ का जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजमेंट है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपरविज़न में और उनके कंट्रोल में सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। दिस इज़ द रियल फील्ड, रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब आप में से तुम में से कोई कुछ पूछना चाहे तो बताएं। What does a typical day look like for an EDM? Okay. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहते हुए कई बार बहुत सारी चीज़ें आती है। यदि एडीएम की मेरे एज एन एडीएम की बात करूँ तो दिस इज़ माई थर्ड टेन्योर एज एन एडीएम। आई वॉज एडीएम इन बीकानेर, आई वॉज एडीएम इन जोधपुर एंड दिस इज थर्ड टर्म इन भीलवाड़ा। तो जब कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है ना, तब दैट इज़ द मोस्ट टिपिकल डे फॉर एन नॉट ओनली फॉर एडीएम बट ऑल्सो फॉर डीएम, फॉर एसपी, फॉर एसडीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो जब आपके कानून और व्यवस्था की, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि लार्ज स्केल का कोई झगड़ा, इस तरह की जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, तो वो हमारे लिए सबसे टिपिकल डे होता है। अदरवाइज रूटीन के वर्क्स है, मीटिंग्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, एवरीथिंग गोज ऑन एज यूजुअल। तो दैट इज़ द, आई थिंक फॉर मी दैट इज़ द टिपिकल डे। हाँ। Sir, how do you ensure that law and order is maintained in such a large and diverse district? Yes. लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करना एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें नॉट ओनली आपका एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस होता है, बल्कि जो आपकी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जैसे थानों की जो लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली मेंटेन करते हैं दैट इज़ पुलिस, और पुलिस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो थाना होती है। थाने के बारे में सुना तुम लोगों ने? थाना होता, थाने से भी एक छोटी यूनिट होती है जिसको चौकी बोलते हैं, पुलिस चौकी। लेकिन बेसिकली जो यूनिट होती है, जो इम्पोर्टेंट यूनिट होती है वो थाना होती है। तो थाने के जो थाने में जो पोस्टेड होते हैं, जिसको अपन थानेदार बोलते हैं, SHO स्टेशन हाउस मास्टर बोलते हैं, उनके जो स्टाफ होता है वो हर एरिया में एक कांस्टेबल लगाते हैं जिसको बीट कांस्टेबल बोलते हैं। तुम्हारे शहर में भी खूब सारी बीट्स होगी, हर जगह पे एक कांस्टेबल, एक कर्मचारी पुलिस का वॉच रखता है। प्राइवेट मेंबर्स भी थानों में ली जाती है, जिनका एक मीटिंग होती है, जिनको कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप होता है ना। आजकल हर थानों में CLG ग्रुप बने होते हैं, पर जिसमें प्राइवेट लोग होते हैं, जिनका समाज में अच्छा स्टेटस होता है, जिनकी लोग बात मानते हैं, जिनकी बात में कुछ वेटेज होता है, जिनकी अच्छी इमेज होती है, तो उनके साथ मीटिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन लगातार। तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SHO की सब डिवीज़न लेवल पे जो सर्कल ऑफिसर होते हैं, RPS होते हैं, वो उनको मॉनिटरिंग करते हैं। महीने में 2 से 3 बार उनका रिव्यू करते हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम पे अपन लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SP साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये सारा कंटिन्यूस रिव्यू चलता है। भले ही लॉ एंड ऑर्डर की स्टेटस उत्पन्न नहीं हो, लेकिन रिव्यू चलता है, मॉनिटरिंग होती है, तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग होती है। उसके बेस पे इंश्योर किया जाता है कि किसी भी प्रकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट में बिगड़े नहीं, मेंटेन रहे। और विशेषकर जब फेस्टिवल्स होते हैं, उस फेस्टिवल के दौरान हमारी जो मॉनिटरिंग है लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस बढ़ जाता है ना, क्योंकि उस समय लार्ज गैदरिंग होती है, कई सारे कम्युनल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए प्लस लॉ, द एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको उनके साथ स्ट्रिक्टली डील किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मिला के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। How do you handle situations of natural disasters or emergencies in the district?
इमरजेंसीज कई प्रकार की हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी से इमरजेंसी हो सकती है ना। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो जो ज़िले में किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी पैदा होती है उसको डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई सेंट्रल लेवल पे, स्टेट पे अथॉरिटी बनी हुई है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेज DDMA बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 2005 में एक एक्ट आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके तहत पावर्स दी हुई है, जिसमें जब भी कोई इस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, या फिर आपका जैसे कोरोना आया था, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ डिजास्टर, तो उसको हैंडल करने के लिए जब भी डिजास्टर आता है तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसका एकदम से एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। उसमें आपके मेडिकल की है, आपके जो लोकल बॉडीज़ है, नगर निगम है, जो लोकल SDMs है, उन सब लोग मिलके किस प्रकार का डिजास्टर है, डिजास्टर की नेचर के बेसिस पे रिस्पॉन्स किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का अलग प्रकार का डिजास्टर होता है, नेचुरल कैलेमिटी अलग प्रकार की होती है, मैन मेड कैलेमिटी अलग प्रकार की होती है। तो डेफिनेटली बहुत फोकस रहता है डिजास्टर्स पे। डिजास्टर आते बहुत कम संख्या में है, लेकिन उनके लिए जो तैयारी होती है बहुत लंबी तैयारी होती है। डिजास्टर आए या ना है उसकी तैयारी बराबर से चलती रहती है। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका बराबर से रिव्यू होता है, जो डिजास्टर की जो पैरामीटर्स दिए हुए उनकी पालना हो रही कि नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बात करूँ तो एक डिजास्टर कंट्रोल रूम होता है ना, जिसमें कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके बता सकता है। चाहे आपकी फ्लड होती है तो फ्लड कंट्रोल रूम हम लोग बनाते हैं। तो जैसे मानसून आता है तो मानसून में भी कंट्रोल रूम बनता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ों को एंटिसिपेट किया जाता है कि किस तरह की चीज़ आ सकती है, उसकी पहले से तैयारी हम लोग रखते हैं, तो उससे ईजिली मैनेज कर लेते हैं चीज़ों। So how does the district administration work with school and education department to ensure quality education for students? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारा डे टू डे का कोऑर्डिनेशन रहता है। स्पेशली जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया 2009 में, उसके बाद में कई सारे जो ऐसे पैरामीटर्स आए राइट टू एजुकेशन के, उसको इंश्योर करने के लिए और किस प्रकार से हम स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं, चाहे उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री होता है, DO एलिमेंट्री होते हैं, DO सेकेंडरी होते हैं जो सेकेंडरी सेटअप को देखते हैं, और उन सब के ऊपर एक होता है CDO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, CDEO। इन 3 मेजर अधिकारियों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन के जो पैरामीटर्स बने हुए हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। कुछ चीज़ें रूटीन की होती है, कुछ चीज़ें इनोवेटिव होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिला कलेक्टर साहब की खुद की इनिशिएटिव के हिसाब से हमने एक कैंपेन चला रखा है, हमारा विद्यालय स्वस्थ विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, जिसमें ये देखा जाता है कि स्कूलों में यदि हाइजीन की प्रॉब्लम्स है या फिर बच्चे एनीमिक है तो उनकी किस प्रकार से अपन लार्ज स्केल पे मेडिकल कैंप्स लगा के मेडिकल चेकअप करते हैं। उनको सारी स्कूलों में किस प्रकार अपन छोटे छोटे गार्डन डेवलप करके अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग रिव्यू करते हैं और पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो पेरेंट्स के बच्चों की एक्सपेक्टेशंस है उस पर अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करे। Can you please tell us about some undertaking projects which are going in Bhilwara right now? In which particular sector? No, in our district only. I think in every department there are so many projects, like if you talk about water sector, water supply, so there is a mission, Jal Jeevan Mission. You must have heard about it, Jal Jeevan Mission, जिसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फोकस है कि हर घर को टैप के माध्यम से पानी मिलना चाहिए। गांव में क्या करते हैं, तुम लोग गए भी होंगे, तो एक पानी का टैंकर आता है, एक सेंटर पॉइंट पे डालता है, फिर वहाँ से लोग भर भर के ले जाते हैं। तो फोकस ये है कि टैप्ड कनेक्शन हर घर में दिया जाए। जल जीवन मिशन चल रहा है। मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो आपका जो नेशनल रूरल और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसको कंबाइनली अपन नेशनल हेल्थ मिशन कह सकते हैं, तो उसमें विशेष फोकस रहता है कि किस प्रकार हम लोग बच्चों को और महिलाओं को बेटर हेल्थ दे सकते हैं, उनको डोर स्टेप सर्विसेज दे सकते हैं, फास्ट सर्विसेज कैसे दे सकते हैं,
कई सारी मेडिकल में मुख्यमंत्री आपके निःशुल्क दवा, जिसमें कई तरह की बड़ी मात्रा में जो मेडिसिन है वो फ्री दी जाती है, जांचें फ्री होती है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी प्रकार एजुकेशन में आपका राइट टू एजुकेशन चल रहा है। पोषाहार जो कार्यक्रम होता है आप लोगों के प्राइवेट में नहीं होता हुआ, गवर्नमेंट में अप टू 8th क्लास मिड डे मील दी जाती है। तो जब गवर्नमेंट सोचती है तो हर ग्रास रूट लेवल पे सोचती है, केवल एक अपर लेवल पर नहीं सोच सकती। इसलिए कई सारी चीज़ों से आप लोग जान ही नहीं पाओगे कि सरकारी स्कूलों में क्या चलता है। तो मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनको सरकारी स्कूलों का भी विजिट करवाइए, तो उनको ये इनको महसूस हो गया अपन कितनी बेटर स्टेटस में, प्लस कई सारी चीज़ें ये मिस भी करते हैं। स्कूल में सब लोगों के साथ बैठ के खाना खाना, वो भी सरकार द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, उस पर एक अलग ही बात होती है। तो कम से कम तुम लोग उसको फील करो, महसूस करो। हम लोग भी, हाँ, सब कुछ फ्री है, आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, आपको इवन आपको जो यूनिफॉर्म है दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो वेलफेयर स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट के माध्यम से हम क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ टू एवरी पर्सन, जिसमें उनको मेडिकल फैसिलिटी है, उनके जो ओल्ड एज पर्सन है उनको पेंशन्स दी जाती है, कई अलग अलग टाइप की पेंशन्स होती है। जो दिव्यांग पर्सन है सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उनको एड्रेस करके उनके लिए भी कई सारी स्कीम्स चलाई गई। तो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चलती है गवर्नमेंट में। Sir, how do you engage with the local communities to address their concerns and their grievances? वेरी नाइस। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो एक पब्लिक हियरिंग सिस्टम जनरेट कर रखा है, जिसको 3 tier पब्लिक ग्रीवांस रेडियल सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट जो आपका गुरुवार होता है, फर्स्ट वीक जो हर मंथ का फर्स्ट थर्सडे होता है, थर्सडे को ग्राम पंचायत लेवल विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एट लोकल लेवल, वहाँ पे सभी जो वहाँ के लोकल जो अधिकारी होते हैं वो उनकी ग्रीवांसेस सुनते हैं। उनको ऑनलाइन एक पोर्टल बना हुआ है, संपर्क पोर्टल उसका नाम है, उस पर उनको ऑनलाइन फीड किया जाता है। सीनियर ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, कितने दिन में आपने डिस्पोजल किया, किस क्वालिटी के साथ किया, उसको मॉनिटर किया जाता है। सेकंड जो आपका थर्सडे है, सेकंड थर्सडे ब्लॉक लेवल पे जहाँ एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, बीडीओ बैठते हैं, वहाँ पे पब्लिक की जो ग्रीवांसेस जो लोकल लेवल पे रिड्रेस नहीं हो पाती उनको सुना जाकर, उनको रजिस्टर किया जाकर, उनके बारे में सीनियर ऑफिसर उनको डिस्पोजल करते हैं। आफ्टर दैट द थर्ड एंड फाइनल टियर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी थर्ड जो आपका वो होता है थर्सडे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी सीनियर ऑफिसर सभी डिपार्टमेंट्स के, है ना, सभी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर है प्लस डीएम है, एसपी है, सारे लोग मिलके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ग्रीवांसेस आती है उनके ऊपर उनको सुना जाता है, उनके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट देने का, उनको रिड्रेस करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी किसी का इशू रिड्रेस नहीं होता तो स्टेट लेवल पे भी, मिनिस्टर्स लेवल पे, सीएम साहब के लेवल पे भी वहाँ पे भी पब्लिक हियरिंग होती है। तो एनी पर्सन कैन गो देयर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही वास्ट लेवल पे चलती है, जिससे ये प्रयास किया जाता है कि हर जो व्यक्ति है सोसाइटी का उसकी ग्रीवेंस को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए और उसको क्वालिटेटिवली डिस्पोज किया जाए। उत्तर मिल गया आपको, आंसर मिल गया। Sir, how do you balance your personal life with professional challenges of your being an ADM? This is the real challenge actually. तो जब रिक्रूटमेंट होता है तो थोड़ा सा वो लगता है कि यार कैसे बैलेंस करें, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे जाते हो तो आपका जो ऑफिस है और घर है दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। तो आफ्टर सर्विस ऑफ अराउंड 13 years मैं फील करता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। तो पर्सनल लाइफ को जब आप प्रोफेशनल लाइफ से फ्री हो तब पर्सनल लाइफ मान लो, है ना। जैसे आपको 8-9 बजे तक हम लोग यहाँ बैठते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें आपका स्पोर्ट्स भी करना है, उसमें आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना है, कहीं बाहर जाना तो उसमें ही जाना है। और बहुत ज़्यादा कुछ हो तो आप लोग को छुट्टी मिलती है, डेफिनेटली सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन कई बार नहीं होता था, गवर्नमेंट हॉलीडे होते भी काम आ जाता है।
लेकिन आई थिंक if you manage the office work in a very smart way, you can make a fair balance between personal and professional life. There is absolutely no issues. तो आप लोग जब खुद आओगे इस सेक्टर में तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, हो जाता। तो हमें ऑफिस में भी काम करते हुए ऐसा नहीं लगता कि यार हमें 6 बजे जाना है ना, जिससे तुम्हारे टीचर्स होते हैं तो टाइम देखते हैं 7:30, 12 कब बजने वाली निकलना है। हम ये देखते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कब खत्म हो रही तब हम निकलेंगे। तो कहने को तो 9:30 से 6 PM का टाइम है, बट वो कोई मायने नहीं रखता। जनरली 8-9 रात को बजती है घर जाने को। नेक्स्ट। As you said that you want to become an administrative officer, but if you had not been an RLS, what would you do? What would you want to become? ठीक है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि इससे पहले मेरा बहुत सारी सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था। तो चूंकि मेरे पास आर्ट्स था तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इकोनॉमिक्स था इसलिए बहुत सारे ऑप्शन थे। बिफोर कमिंग इनटू RS आई वाज इंस्पेक्टर इन कस्टम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए इंस्पेक्टर कस्टम्स में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं उसमें मैं इंस्पेक्टर था। बिफोर दैट आई वॉज जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बिकॉज मेरे पास इकोनॉमिक्स था तो आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम ऑल्सो। तो जो मंडियाँ होती देखिए आप लोगों ने, मंडियों में क्या मिलता है, अनाज मिल सकता है या फ्रूट सब्जियां मिल सकती है। उसमें मैं सेक्रेटरी था जो एक पूरी मंडी को गवर्न करता है। जब मैं मंडी सेक्रेटरी था तो मैं एक मंडी को देखता था, दिन भर वही काम था। अब मैं ADM आ गया तो मैं जिले की सारी मंडियों को देखता हूँ बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ, है ना। तो वो ऑप्शन था, नहीं आता तो उसमें रहते। इंस्पेक्टर में नहीं होता तो मंडी सेक्रेटरी रहते। उससे पहले मेरा हॉस्टल आपका जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसमें भी मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था। तो चूँकि RS में क्लियर कर लिया था तो इसलिए उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो ऑडिट होती है, ऑडिट सीनियर ऑडिटर होता है, उसका भी एग्ज़ाम होता है, उसमें भी हमारा सिलेक्शन। तो 8 से 10 सर्विसेज हमने फाइनली क्लियर करी है, अल्टीमेटली लैंड हुए हैं RSIS में। तो बेसिक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था। तो पीयर ग्रुप में क्या है कि हम लोग जैसे क्लास हुई बीच में 2 पीरियड खाली मिले, कॉलेजेस में बहुत कम लगते हैं सेशंस, तो बीच में हम लोग चर्चा करते थे कि भी ज्योग्राफी के आप दिस वीक ज्योग्राफी विल बी डिस्कस्ड। तो हम लोग ज्योग्राफी पे डिस्कस करते थे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पूरा जो कंपटीशन के जो पुराने पेपर्स होते हैं एग्ज़ाम्स के उस पर हम डिस्कस करते थे, हम लोग किस लेवल तक ग्रेजुएशन में आके मैच कर रहे हैं। तो जब आपकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से होती है तो बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। इफ़ यू सीरियसली गो विद योर थिंग्स देयर इज़ नो इशू। किसी भी सेक्टर में आप जाओगे तो आप एक्सेल करोगे। After emerging, we are really motivated by the news. What is the message you will convey to us and the others who are to become that coach? Okay, nice. मैं तो आप लोगों को, जो लोग नहीं आए हैं उनको भी आप लोग जाके बताइएगा, किसी भी सेक्टर में जाइएगा, है ना। अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू बी हैप्पी, not to be billionaire or anything else. To be happy you have to work hard. जब आप लोग हार्ड वर्क करते हैं तो आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ आप लोग अच्छा करेंगे, है ना। तो मेरा आपको यही मैसेज है कि आप चाहे इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है या आप मीडियम में इंटेलिजेंट है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे लेकिन आज की तारीख वो कहीं नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। What kind of discipline you maintain in your daily life? जो आप डेली लाइफ में करते हो वो आपकी आगे हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है। तो आपका डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इंटेलिजेंसी या डिसिप्लिन नहीं है तो यू विल नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, पैशेंस रखिएगा। जब हम कोई बड़ा ड्रीम लेके चलते हैं, आप लोग नीट का एग्ज़ाम देंगे, एक चांस में नहीं होगा तो आप लोग को फिर से एफर्ट करना है ना। आप लोग कोई लॉ में जाएगा, क्लेट का एग्ज़ाम देगा, ज़रूरी नहीं कि एक बार में क्लियर हो जाए। हमने भी UPSC दिया, शुरू के 1-2 बार में क्लियर नहीं हुआ लेकिन अगली बार हम लोग फाइनली क्लियर कर पाए। तो पैशेंस लेवल बहुत अच्छा रखिए। वेरी डीप टाइप ऑफ परसिवरेंस, आपको उस चीज़ से चिपके रहना है।
पर, है ना, कितना कंसिस्टेंसी अपन रख सकते हैं अपनी चीज़ों में। और आपकी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखिए। इफ हेल्थ इज़ नॉट देयर यू विल नॉट बी एबल टू गो टू योर ड्रीम्स। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो अपने टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो चीज़ कहते हैं उनके ऊपर भी सोचना है, उनके ऊपर काम करना है। अल्टीमेटली जो ये सारे लोग आपका ध्यान रखते हैं वो इसीलिए रख रहे हैं कि आप एक आगे जाके एक बेटर ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप हो। और इन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं जीवन में सक्सेस होना। ये 3-4 चीज़ों को यदि रख लेते हैं, दिखने में छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन इस पर जब चलते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो डिस्टर्बेंसेस से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और अपना जो एक गोल बना लीजिए, उस गोल की तरफ बढ़िएगा। डेफिनेटली यू विल एक्सेल, you will succeed in your life. There will be no issue at all. सर एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जैसे सबसे पहले हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी जो काउंटर चीज़ है वो हमारे लिए काउंटरफिटेड नोट्स और ना करप्शन से है। तो सर मेरे को ना ये जानना चाहता हूँ कि ना करप्शन से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं? ओके, करप्शन निश्चित रूप से किसी भी सोसाइटी को खोखला करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़े रीजंस में से एक है ना। करप्शन से सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं? आम आदमी परेशान होते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि कहीं जाके काम करवाना है तो उसको यदि उस लेजिटिमेट काम के लिए भी पैसे देना पड़े तो ये हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। तो आई थिंक करप्शन को कम करने के लिए न केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे भी हमारी सरकारों ने बहुत सारे मैकेनिज्म बना रखे हैं, है ना। और हर चीज़ के लिए, हर सर्विस के लिए एक लिमिट बना रखी कि आपको इतने दिन में इसको डिस्पोज करना ही है ना। तो कई सारे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सर्विस डिलीवरी को क्वालिटेटिव और टाइमली बनाते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी लेवल पे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको बढ़ावा नहीं मिले। इसके अलावा जब नए जो ऑफिसर्स आते हैं, नए स्टाफ आते हैं, तो उनको मोरल एजुकेशन, किस प्रकार समाज में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या सपने लेके आए थे, तो इस तरह की चीज़ों उनकी तरफ आगे बढ़ें। और जो मॉनेटरी लाभ है या लालच है, ये जब आप बड़ी सर्विस में जाते हैं तो बहुत छोटी चीज़ें हो जाती है। तो जब करप्शन कम होता है तो आम आदमी की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो इंक्रीज़ होता है। तो ओवरऑल जो सोसाइटी का जो लेवल है वो अच्छा बढ़ता है। करप्शन घटने से इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलता है। और निश्चित रूप से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर जब अच्छा काम करते तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे करप्शन के चांसेस कम होते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट और हर लेवल पे इसके प्रति बहुत सीरियसनेस बरती जा रही है और करप्शन बहुत कम लेवल पे हो रहा है और धीरे धीरे ख़त्म होना ही है। जो अल्टीमेटली जो बुराइयां हैं उनको एक दिन जाके समाप्त होना, ख़त्म होना। तो इन सब चीज़ों पर पॉजिटिवली काम चल रहा है। एनीथिंग एल्स? जैसे ना आपने लास्ट आंसर दिया था कि करप्शन से रिलेटेड, उसके बाद आपने इससे पहले रिजल्ट का आंसर दिया था, तो आपने उसके अंदर जैसे कहा था कि नॉट टू बी बिगिनर में आप हैप्पी है ना अपनी खुद की पर्सनल जॉब के थ्रू हो पाएंगे जो आपको इंटरेस्ट होता है। सो सर जो जैसे मुकेश अंबानी जिस टाइप के ना रिच पीपल्स है, लेट रतन टाटा सर, सो ना वो भी तो ना एक तरह से बिगिनर होकर हैप्पी थे। तो उनका फर्स्ट जो पर्पस था, फर्स्ट पर्पस हैप्पी होने का था। अब उसमें आप अच्छा प्रयास करोगे, बहुत सारे काम करोगे तो कोई तो बनेगा ही। तो आपका जो टारगेट है ना, टारगेट वो नहीं होना चाहिए। टारगेट आपका होना चाहिए मुझे क्या अच्छा लगता है। उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली। एजुकेशन के बाद में उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुना, उसमें बहुत अच्छे से काम किया। वही क्या ना, मैंने आपको ये कहा कंसिस्टेंटली काम करना है, इंटरेस्ट से काम करना। जब आप इंटरेस्ट से काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो निश्चित रूप से आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाती है। निश्चित रूप से समाज में एक जो आपका एक रोल मॉडल है वो तो बनते ही बनते, कोई ना कोई तो बनेगा। तो बिलियनियर होना गलत नहीं है, लेकिन आपका पर्पस, आपकी खुशी को ताक में रख के उधर जाते हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर। मेरा मतलब ये था। Thank you, sir. Thank you very much, sir, for giving your precious time to us and guiding us for our future. Thank you, sir. We are very motivated. थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप लोग जिसके क्षेत्र में जाए अच्छा करें
और कभी भी आप लोगों को और महसूस होता आप लोग कभी मिल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ऑफिसर से मिल सकते हैं और आप अपना जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको क्लैरिटी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।